नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस हैं उनकी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इनकी एक डिटेल स्टडी हो। और जहाँ तक हमारा मतलब सिलेबस का सवाल है, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, ये देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर BHU इन सब के सिलेबस से काफ़ी मैच करता हुआ है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो सिलेबस से डिस्कस किया गया था या डिसाइड किया गया है, उसकी एक विस्तृत जानकारी और विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में BSc के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कुछ जगहों पे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और कुछ जगहों पे जैसे मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। कहीं कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे MP वगैरह की, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में 10 नंबर या 5 नंबर या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस को 2 नंबर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें 10 शब्द, 15 शब्द, 20 शब्द इस तरीके से लिखना होता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं जो इस सिलेबस का पार्ट है। फिर उसके बाद हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और अन्य चीज़ों पर हम लोग चलेंगे। तो ये हम लोग BSc थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की। और ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम लिंक। और अगर आप लोग L1 क्लासेस प्रयागराज प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको एक ऐप दिखाई देगा, और उसको डाउनलोड करके बाकी जो हमारे सिलेबस या बाकी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टेड हैं आप उसमें, तो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले, हम पिछली क्लास में हम सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं, और इस क्लास में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स की चर्चा की गई। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी जो डिफिनीसन है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सैंपल किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं, इन सारी चर्चाओं को हम पहले स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, क्योंकि जब हमारे पास छोटी छोटी स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड होती हैं या छोटी छोटी जो डिफिनीशंस होती हैं वो डिफाइंड होती हैं, तो हमें बड़ी चीज़ें समझने में आसानी होती है। और इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर उनकी चर्चा हो। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक पॉपुलेशन क्या होती। पॉपुलेशन पॉपुलेशन देखिए एक ऐसा टर्म है जिसमें एक ज्योग्राफिकल रीजन के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिट्स या सभी जो इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं उनकी संख्या होती है। तो मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप है, जो हमारे पास ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, किसी एक जियोग्राफिकल लोकेशन पे, किसी एक जियोग्राफी में जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा कोई एक रीजन है, मान लीजिए ये हमारा भारत का ही रीजन है, ठीक है। और ये हमारा भारत का रीजन है, तो इसमें यहाँ पे कश्मीर से लेके केरला तक, फिर इधर गुजरात से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक, जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम इनको कहेंगे कि ये भारत के लोग हैं या भारत की पॉपुलेशन है। इसी तरीके से जब भी आप हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें ये बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पे पॉपुलेशन बताइए। ये तो नॉर्मल पॉपुलेशन हो गई, मतलब जो भारत के संदर्भ में है। अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में क्या इसकी डिफिनीशन होती है, हम उसको देखेंगे। लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग लिविंग इन a specific geographical area is
known as population। ठीक, मतलब कि ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन। हम इसको पॉपुलेशन कहेंगे। या इसी को एक अदर टर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं आर करके, आर। अ पॉपुलेशन consists of a population consists of peoples living in a specific geographical area। ठीक है, अंडर स्टडी। जिस हम एरिया की स्टडी करने जा रहे हैं उस एरिया में जो भी हमारे पास लोग रह रहे हैं हम उनको कहेंगे ये हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ रहा कि जब भी हम पॉपुलेशन की चर्चा करेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि एक स्पेसिफिक एरिया में, एक हमारे पास जो स्पेसिफिक एरिया है इसमें जो भी लोग रह रहे हैं इनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन के बाद दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, सैंपल। सैंपल हम किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए क्या सैंपल, सैंपल देखिए क्या होता है कि एक पार्ट होता है, एक छोटा सा एक ग्रुप। अगर हम जैसे जो भी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हमें पूरी पॉपुलेशन का सर्वे ना करके उसका एक छोटा सा रिजल्ट ही निकालना हो, कोई रिजल्ट निकालना हो, तो उस केस में हम सैंपल के माध्यम से उसका रिजल्ट निकालते हैं। सैंपल का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चावल है, चावल एक कुकर भर के आप चावल डाल दिए, या बटुआ में भर के, या बदेली, जो भी जो लोकल लैंग्वेज में पात्रों को कुछ ना कुछ कहा जाता है, अलग अलग नाम है उनके। तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो हमारे पास जो भी चावल है का दाना है, उसमें एक दो दाने देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चावल के दाने पक गए हैं या नहीं पके हैं। तो उसी तरीके से सैंपल में होता है कि जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो कि उसका सर्वे करने में बहुत समय लगने वाला हो। जैसे भारत में 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, अगर सबका अभी हम कहें कि हमें भारत के लोगों की एवरेज लंबाई हमें नापनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि सबकी जाइए, एक एक इंडिविजुअल की, एक एक आदमी की लंबाई नापिए, फिर उसके बाद उन सबको जोड़िए, जितने लोग हैं उनसे डिवाइड करिए, तो एवरेज लंबाई आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से तो बहुत ही मतलब जब हाँ कई महीनों सालों लग सकते हैं। इस तरीके से पता लगा कि एक एरिया में जहाँ हम लंबाई नापे थे वहाँ पे लोग एक साल में थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर और बढ़ गए। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा। तो उस केस में हम सैंपल सर्वे का की मदद लेते हैं, और सैंपल सर्वे बेस्ड होता है सैंपल पे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपल की डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अ सबसेट आर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, part of population is known as sample। ठीक, इज नोन एज सैंपल। जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसका हम छोटा सा कोई भी पार्ट निकाल लें तो हम उसको कहेंगे ये हमारा सैंपल है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, जो हम यहाँ पे पॉपुलेशन की चर्चा करते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास एरिया है और इसमें हमारे पास ये इंडिविजुअल्स हैं ढेर सारे। ठीक, अब इसमें हम इन्हीं 2 को या 4 को, इस तरीके से जो भी हमारे पास पॉपुलेशन की साइज है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आ गया, ये हुआ सैंपल। इस सैंपल के अंदर जो हमारे पास ये 2 यूनिट्स आई हैं, इन यूनिट्स को हम कहेंगे ये हमारी एलिमेंट्री यूनिट हैं।
यहाँ पर जो यूनिट्स लिखी गई हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री यूनिट्स। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एलिमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। एलिमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, एलिमेंट्री यूनिट्स, इनमें क्या होता है कि अब जो हमारे पास जो पॉपुलेशन से हमारे पास यूनिट्स यहाँ पे निकल के आई हैं सैंपल में, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्री यूनिट्स। लेकिन इनकी डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि a well defined, थोड़ा सा इसको नीचे लिख रहे हैं हम, a well defined and identifiable object is known as population. Population is known as elementary units. Elementary units, ठीक। A well defined and identifiable object is known as elementary units। यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन से जो सैंपल यूनिट ये निकल के आई हैं इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्री यूनिट। और इनकी डिफिनीशन क्या होती है कि ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए और आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कह दिया जाए कि भारत में कितने लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उनकी हमें डिफिनीशन बताई जाए या उनका एक एलिमेंट्री यूनिट डिफाइन किया जाए, तो उसमें ये बताया जाएगा कि जिस व्यक्ति को स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज हो, उसको प्रॉपर एक उसके पास सर्टिफिकेट हो, हम उसको कहेंगे उसके पास वो आदमी स्टैटिस्टिक्स जानता है, या फिर जिस तरीके का वहाँ पर डिफिनीशन निर्धारित की जाती है। और ये चीज़ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे पास कोई सर्वे होता है तो उसमें हर चीज़ की डिफिनीशन अलग से एक तरीके से डिफाइन की जाती है। हर एक यूनिट, हर एक उसमें जो हम चीज़ें यूज करने वाले हैं उन सब की डिफिनीशंस वहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आता है, ये तो एलिमेंट्री यूनिट हो गई। अब ऑब्जर्वेशन एक टर्म आता है। जब यहाँ पर देखेंगे तो एक टर्म आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। कहते नहीं कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक तरीके से या यूनिट का रिजल्ट होता है, उसको हम कहते हैं, जो हम मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूनिट है उस यूनिट का मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए हमने अभी जस्ट कहा कि भारत के लोगों की एवरेज लंबाई अगर हमें पता करनी हो तो हर एक व्यक्ति के पास हमें जाना होगा और उस व्यक्ति की लंबाई नापना होगा, और सभी लोगों की लंबाई नापने के बाद जितने लोग हैं डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास पॉपुलेशन की एवरेज लंबाई हमारे पास आएगी। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी एक इंडिविजुअल की जो लंबाई है उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, द रिजल्ट obtained from measuring the elementary unit is known as observation, ठीक, इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। कि जो हमारे पास पॉपुलेशन से यूनिट निकल के आई उनको हम सैंपल बोले, और सैंपल की एक एक जो इंडिविजुअल हैं उनको हम एलिमेंट्री यूनिट बोले, और उस एलिमेंट्री यूनिट का जो पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन होगा या जो उसका मेजरमेंट होगा उसको हम कहेंगे ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हुई। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं के बाद कि यहाँ पर जब भी हमारे पास जो अब चर्चा का विषय है वो फाइनाइट या पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन दो तरीके की होती है, दो तरीके की पॉपुलेशन की हम यहाँ चर्चा करेंगे, और उसमें एक फाइनाइट पॉपुलेशन होगी, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम चर्चा कर देखते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है हमारे पास,
ये दो तरीके की होती है। एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, और दूसरी होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक, एक फाइनाइट पॉपुलेशन हो गई, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गई। तो अब इन दोनों की हम एक चर्चा करते हैं कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है और हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। तो अब इसमें जो हम चर्चा मतलब इसमें जो लिख रहे हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन पहले उसकी हम चर्चा करते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन, हेडिंग डालिएगा आप लोग, फाइनाइट पॉपुलेशन। इसमें देखिए क्या है कि अगर हमारे पास जब भी कोई पॉपुलेशन है और उसके सारे ऑब्जर्वेशंस काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं इन द सेंस कि मतलब उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ये हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन है। तो इसमें लिखिए सबसे पहले कि ए पॉपुलेशन a population is a population is said to be finite if it contains finite number of observations या यूनिट्स। ठीक, a population is said to be finite if it contains finite number of observations or units। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई फाइनाइट पॉपुलेशन। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन कैसे होगी यहाँ पे, तो लिखेंगे कि a population is said to be infinite, population is said to be infinite if it contains infinite number of observations और यूनिट्स। यूनिट सिंपली एलिमेंट्री यूनिट्स को हम यूनिट से ही बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन को हम इनफाइनाइट तब कहेंगे जब उसके ऑब्जर्वेशंस हमारे पास अनलिमिटेड हों। तो ये हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन की डिफिनीशन हो जाएगी। अब इसके बाद पॉपुलेशन जो होती है वो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पे हम बोल दिया फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन दो ही तरीके की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये क्लासिफिकेशन है। अब दूसरी जो पॉपुलेशन है वो एक पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है या क्लासिफिकेशन है, उसमें एक कहा जाता है कि ये रियल पॉपुलेशन है या अनरियल है या इमेजिनरी, जिसको बोलेंगे अनरियल का मतलब इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब अगली जो डिफिनीशन हमारे पास आएगी कि वो रियल या हाइपोथेटिकल, जिसको भी हम कह सकते हैं अनरियल या इमेजिनरी पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगली हेडिंग होगी कि रियल पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो रियल पॉपुलेशन में जो हमारे पास टर्म रहेगा, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको
एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में उपस्थित होना होता है। मतलब हमारे कहने का कि एक हम पॉपुलेशन को रियल तब कहेंगे जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली डिफाइंड हो और उसके ऑब्जर्वेशंस उसमें प्रेजेंट हों। मतलब ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ प्रेजेंट नहीं है और फिर भी उसको हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए पॉपुलेशन इज said to be real if it contains concrete। कंक्रीट का मतलब ये नहीं कि वो सीमेंट वालू वाला, कंक्रीट मतलब ठोस, जो कंक्रीट एंड एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आर यूनिट्स। ठीक, किसी भी पॉपुलेशन को हम तब कहेंगे रियल तब कहेंगे जब हमारे पास यहाँ पर कंक्रीट या एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस उपस्थित हों। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब इसके बाद हमारे पास जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है, या इसका एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखें तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होंगे या जो लड़के होंगे, आप लोग जैसे ऐसा नहीं कह सकते आप लोग रियल पॉपुलेशन के पार्ट हो, क्योंकि हर एक आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वहाँ पर। ऐसा नहीं कह सकते कि भूतों की यूनिवर्सिटी है, जैसे एक दूसरे को टच कीजिए और वो आदमी प्रेजेंट ना हो। जैसे आप हमें ही टच करिए और हमारे पास हाथ ऐसे आर पार हो जाए, मतलब टच करने लायक कुछ है नहीं। मतलब हमारे कहने का ये कि जो यहाँ पर ये टर्म हम लिखे हैं कंक्रीट एंड एग्जिस्टिंग, ये टर्म एग्जिस्ट ना कर रहा हो आपके संदर्भ में, तो उस केस में हम आपको हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहेंगे या अनरियल पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते हैं, जो आम तौर पर हमने देखा हुआ है, जो अब ऐसे नहीं कि हैरी पॉटर वाली वो यूनिवर्सिटी हो जाए जिसमें जादू सिखाया जाता है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी होता रहता है, तो उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ भाई बाहर रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए हम उनको जो है मतलब कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रियल पॉपुलेशन में हम क्या कहेंगे, कंक्रीट और एग्जिस्टिंग अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो हम उसको रियल पॉपुलेशन कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है। या ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अनरियल या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल और अनरियल पॉपुलेशन। अच्छा एक चीज़ और यार, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि यूनिवर्सिटी के साथ जो है देखेंगे, ये लगता है ये ग्रामर का विषय है। जब इंग्लिश वाले सर आपको एसएससी की आप यहाँ पे अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें बताते हैं कि यूनिवर्सिटी हम उसको बोलते हैं, यू मतलब हिंदी का या शब्द आ रहा है, या यूनिवर्सिटी। इसलिए जब का से ज्ञा तक शब्द आए उच्चारण में तो उनके साथ ए लगता है, और उसके बाद ये मतलब एन लगता है या अदर चीज़ें लगती हैं। वो इंग्लिश वाला टीचर पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर बताएंगे आप लोग। ठीक है, इंग्लिश वाला सर जो आपके हैं। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो अनरियल या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए पॉपुलेशन इज said to be hypothetical
are unreal if it contains imaginary objects are units। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसमें इसकी पॉपुलेशन या इसका हमें एग्जांपल कैसे अगर देना हो तो हम कैसे एग्जांपल देंगे? इसका एग्जांपल होगा कि द कलेक्शन ऑफ आउटकम ऑफ equine tossed infinite times इनफाइनाइट टाइम्स टॉस किया जाए अगर किसी कॉइन को, तो उसका जो आउटकम आएगा उसको हम कहेंगे ये हमारी इमेजिनरी या रियल अनरियल पॉपुलेशन है। कारण ये है कि उसके कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हेड या टेल आ रहे हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी टच कर लिया ये और ये हेड है और उसके बाद ये टेल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन से संबंधित। अब इसके बाद हमारे पास जो पैरामीटर है या स्टैटिस्टिक्स है उसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अब अगला टर्म हमारे पास आएगा, इसको हम कहेंगे पैरामीटर। ये ध्यान में रखिएगा, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन को किसी एक यूनिट के माध्यम से अगर हमें व्यक्त करना हो या एक्सप्लेन करना हो कि हमारे पास एक ऐसा नंबर या ऐसा कुछ एक चीज़ दे दिया जाए जिसको देखकर हम बता सकें कि ये ऐसी इस टाइप से पॉपुलेशन है, तो उसी को हम कहते हैं ये हमारा पैरामीटर है। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए कि द मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक the measure of statistic of a population is known as parameter, तो ये हमारे पास पैरामीटर की डिफिनीशन हो गई कि हमारे पास पैरामीटर किसको हम कहेंगे। ठीक है, और इसको नॉर्मली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जो ग्रीक लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर लाइन चेंज कर लिखिएगा, इट इज जनरली डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर्स। ध्यान में रखिएगा ये ग्रीक लिखे हैं, ग्रीक लेटर्स म्यू सिग्मा। ठीक, म्यू सिग्मा जो भी हमारे पास, जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें उसका मीन म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है। तो वहाँ पर वो म्यू और सिग्मा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के या नॉर्मल जो हमारे पास फैमिली है उसका ये पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं। स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा स्टैटिस्टिक। लिखेंगे यहाँ पर एनी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज which is
which is free from unknown, which is free from unknown constant or parameter is known as स्टैटिस्टिक। ठीक, मतलब हमारे कहने का ये कि जो हमारे पास फंक्शन होता है सैंपल वैल्यूज का, सैंपल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, जो इस एक्स का फंक्शन होता है, कोई भी एक्स का हमारे पास अगर फंक्शन है, एक्स रैंडम वेरिएबल हो, जहाँ पे पॉपुलेशन हमारी आईआईडी मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स अगर हमारे पास हैं, तो उस केस में जो उन सैंपल उन ऑब्जर्वेशंस या फिर जो x1 x2 का जो हमारे पास एक फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन किसी भी टर्म में चल सकता है, प्लस एडिटिव हो या फिर मल्टीप्लिकेटिव हो, उस तरीके से जो भी हमारे पास सैंपल एग्जिस्ट करेगा उसको, सॉरी जो भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर उसमें कोई कांस्टेंट या पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए कि स्टैटिस्टिक टी हम डिनोट कर रहे हैं और ये हम इसको लिख दे रहे हैं, ऐसा लिखते हैं छोटी कोई स्टैटिस्टिक x1 प्लस x2, तो ये हमारा एक स्टैटिस्टिक कहलाएगा। या t बराबर हम लिख सकते हैं x1 अपान x2, ये हमारा स्टैटिस्टिक कहलाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास आगे चली जाए, मतलब कुछ और भी टर्म इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाए जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर a लग जाए, लिया जाए कि a x1 अपान x2 या a x1 प्लस x2, और जहाँ पर a की वैल्यू दी ना हो, ठीक है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे ये हमारा स्टैटिस्टिक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे एक टर्म हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं b x1, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा स्टैटिस्टिक तो है, ये हमारा स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म b एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर यही जगह यहीं पे लिख दे कि b बराबर, यहाँ पे जस्ट कामा लगा के लिख दे कि b का मान 5 है या 2 है 4 है जो भी है, तब वो स्टैटिस्टिक हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि ये कांस्टेंट जब तक है तब तक ये स्टैटिस्टिक नहीं है, लेकिन जब ये कांस्टेंट का मान डिफाइन कर दिया जाए कि इस कांस्टेंट का मान 2 है 4 है 6 है 8 है, कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, तो उस केस में ये फंक्शन हमारा स्टैटिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कई फंक्शन दे दिए गए, कहेगा उसमें कौन सी स्टैटिस्टिक हमारी है या कौन सी स्टैटिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर x1 x2 या फिर इस तरीके की वैल्यूज x1 x2 x3 xn कुछ भी हो, लेकिन उसमें कोई कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे। अगर कोई कांस्टेंट पैरामीटर आ गया जिसकी वैल्यू दी नहीं गई है, मतलब वो अननोन है, तो उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इतनी चर्चा हुई हमारी जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, जो नॉर्मल हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगली क्लास में हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या आगे के उसके जो टॉपिक्स हैं कैसे हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।